Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is physics for grade 9 and 10, and today we will be studying Newton's third law of motion, difference between mass and weight, and we will also discuss tension very briefly. So in previous video we've already covered what force is and how force interacts with motion, and how Newton was able to give three laws that describe this interaction of force and motion, and this relation between force and motion. So the first two we've already done them. The first one was that any object at rest or in uniform motion will continue that state of being unless and until it is acted upon by an external force. The second law of the motion, as the second law of motion by Newton, was that if a mass, if a force is exerted on a mass, it will accelerate, and that acceleration will be directly proportional to the force applied, and it will be inversely proportional to the mass of the object. And today we will inshallah try to understand Newton's third law of motion and its application. तो न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो बहुत ही आसान सा है. मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पर गौर करें इससे पहले कि हम इसकी स्टेटमेंट वगैरह पढ़ें. कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बुक रखी हुई है टेबल पे, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो बुक जो है और टेबल दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो. जो बुक है वो वेट की सूरत में डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रही हो, ठीक है. बुक है, उसमें मास है और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उसमें वेट प्रोड्यूस होगा, ठीक है. तो उस वेट की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड्स होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो यानी कि वेट जो है वो एक्ट कर रहा है टेबल के ऊपर, बुक का वेट. और इसी तरीके से कोई ऐसा फोर्स है जो उस बुक के ऊपर भी एक्ट कर रहा है टेबल की तरफ से, एंड दैट इज़ द रिएक्शन और द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है. इसी तरीके से आप दीवार से टेक लगा के देख लें, या आप टेबल को हाथ से दबा के देख लें, या आप सबने जो है वो बलून्स जो है वो फुलाए होंगे. आप बलून में हवा भरें और फिर उसको छोड़ दें, देखें क्या होता है. द बलून विल स्टार्ट फ्लाइंग हियर एंड देयर इन रैंडम पोजीशंस, इन रैंडम डायरेक्शन, ठीक है. तो अब वो किस वजह से होता है? वो ये होता है कि जो हवा है वो बाहर निकल रही है, वो एक डाउनवर्ड फोर्स है, और उसके रिएक्शन में जो है बलून ऊपर जा रहा है जिन डायरेक्शन में, वो एक अपवर्ड फोर्स है, वो उसका रिजल्टेंट है. तो बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. यानी हर एक्शन, यानी कोई एक फोर्स जब एक्ट करेगा तो उसका कोई इक्वल लेकिन ऑपोजिट रिएक्शन होगा. वो रिएक्शन भी एक फोर्स होगा और उसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, ठीक है. तो ये बेसिकली इसी तरीके से आसान सी एक बड़ी सी चीज़ है. इसकी एप्लीकेशंस आप देख लें. हम चलते हैं, वी वॉक, हम ज़मीन को प्रेस करते हैं फोर्स से, ठीक है, और उसी फोर्स से ज़मीन हमें जो है वो पुश कर देती है. फिर इसी तरीके से आप जंप करते हैं, ज़मीन के ऊपर एक फ़ोर्स लगाते हैं आप, और उसी फोर्स से ज़मीन आपको प्रोपेल कर देती है. तो ये जो है वो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हो जाते हैं. इसी तरीके से अगर हम बड़ी सतह पे इसको सोचें तो इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉट्स इसका इस्तेमाल करते हैं. किस तरीके से? कि जेट प्रोपल्जन में जो रॉकेट्स होते हैं उनमें गैसेस को बर्न किया जाता है. वो जेट्स के उससे जेट से जो है वो एक बड़ी तेज़ फोर्स के साथ नीचे की तरफ निकलती हैं, विच एज अ रिज़ल्ट, ठीक है, जो गैसेस हैं वो बर्न होकर नीचे की तरफ जाती हैं, और उसकी रिज़ल्ट में यानी उसके रिएक्शन में रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है. तो ये इसकी एप्लीकेशन है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ मोशन, एंड इट्स डे टू डे यूज़ इज़ इनएविटेबल. ये हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आ ही रहा होता है, इसकी एप्लीकेशन हो ही रही होती है. जैसे मैंने आपको बताया, कोई चीज़ अगर रखी हुई है तो एक्शन रिएक्शन हो रहा है, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और उसका रिजल्टेंट जो है वो उसको नीचे गिरने से रोकता है.
इसी तरीके से हम बैठे हैं या चल रहे हैं तब भी हम जो है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, जंप करते हैं तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये था न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, विच आई बिलीव इज़ नॉट as difficult to understand as the others। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हम ये चीज़ ज़रूर है कि एक्शन जिसे हम फोर्स कहेंगे, जो फोर्स किसी चीज़ पे एक्ट कर रहा है तो उसके बदले में एक रिएक्शन फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स या रिएक्शन फोर्स। तो ये दोनों जो है वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती हैं। इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं। जैसे मैंने आपको बुक का एग्जांपल दिया था कि अगर बुक टेबल पे रखी है तो बुक का वेट एक डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है और उतना ही फोर्स रिजल्टेंट की सूरत में, रिएक्शन की सूरत में टेबल अप्लाई कर रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स है। ठीक है, वेट की डायरेक्शन बुक के डाउनवर्ड्स है और टेबल की तरफ से रिजल्टेंट या रिएक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स होगी। So I hope you would understand this, and if you've still got any questions then you can contact us on WhatsApp. Let's move on. आगे बढ़ते हैं differences between mass and weight. अब डे टू डे यूजेज में जब हम kg यूनिट का इस्तेमाल करते हैं तो हम बड़े ही इसको लूजली इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि जो है हमें we would say that I would can you give me 1 kg of chicken or 1 kg of rice or 5 kgs of flour। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंटरचेंजेबली हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इट्स अ कॉन्सेप्ट which is not very clear in day to day life। ठीक है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, बट इन फिजिक्स they mean quite different things। फिजिक्स में इन दोनों के जो है वो बहुत ही एक अलग मतलब है, इन दोनों के बहुत ही अलग काम है। For one, mass or weight are both different things। ठीक है, mass is basically the measure or the quantity of matter contained in a body or in an object। ठीक है, ये जो है मैटर की मिकदार जो होती है कि किस नौयत की मिकदार में जो है वो हमारे पास मैटर जो है वो मौजूद है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उस क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम मास कहते हैं। उस क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम मास कहते हैं। तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल ही एक अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें मैटर कंटेन इन अ बॉडी के अंदर इसमें ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जो है किसी चीज़ का साइज़ क्या है, यानी अगर साइज़ बड़ा हो तो हम समझें कि भाई ज़्यादा मास इसमें होना चाहिए, साइज़ छोटा है तो ऐसा भी लाजम नहीं है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं। Neutron stars can be smaller than the size of our sun, but still have mass many millions of times more than the matter contained or the mass contained in the sun। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मास इज़ नॉट रिलेटिव टू साइज। ठीक है, साइज बड़ा होने की वजह से ज़रूरी नहीं है कि उसमें मैटर भी ज़्यादा हो। फिर एक और चीज़ ये कि मैटर क्वांटिटी ऑफ मैटर विल रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। ठीक है, मास यानी कि विल रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। सो अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अर्थ के सेंटर के करीब हैं या अर्थ के सेंटर से दूर हैं या इवन आप मून पे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। योर मास विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन कांस्टेंट। ऑन द अदर हैंड, वेट इज़ क्वाइट अ डिफरेंट थिंग। वेट इज़ इन फैक्ट अ फोर्स। वेट जो है वो फोर्स है, और फोर्स ऑब्वियसली इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, तो वेट जो है वो एक फोर्स है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। वेट के वेट का जो मेजर है वो कांस्टेंट नहीं रह सकता हर जगह। यानी अर्थ के सेंटर पे जो है वो अगर कुछ है आपका वेट, तो फिर वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका एटमॉस्फेयर के जो एज है वहाँ पे आपका वेट वैसा ही रहे। फिर मून पे आपका वेट बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ द मून। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, वेट के लिए ग्रेविटेशनल पुल फोर्स का होना ज़रूरी है क्योंकि ये एक फोर्स है। ठीक है, इसी तरीके से मास के लिए जो है वो ऐसी कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, मास जो है वो मेजर ऑफ इनर्शिया भी है। अच्छा, इसी तरीके से मास चूँकि स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती।
वेट हमेशा जो है वो अगर आप अर्थ में हैं तो सेंटर ऑफ द अर्थ होगा, उसकी डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। फिर इसी तरीके से मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, ये हम बात कर चुके हैं। वेट जो है वो चेंज हो जाएगा अगर जो है वो ग्रेविटी की जो जहाँ जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम या ज़्यादा होगा उसके हिसाब से वेट चेंज हो जाएगा। अच्छा, मास आप ऑर्डिनरी बैलेंसेस से जो है वो कर सकते हैं, फिजिकल बैलेंस वगैरह से। वेट के लिए आपको स्पेशल बैलेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो आई होप कि आपको इसका जो है डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि मास इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, के किसी बॉडी में किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर मौजूद है, ये मास है। और वेट जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और वेट जो है वो एक फोर्स है, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू टेंशन। अब टेंशन जो है आज हम इसके केसेस में नहीं जाएंगे, बट ब्रीफली हम ये डिस्कस करेंगे कि टेंशन होती क्या है। तो इससे पहले कि हम इसको पढ़ें टेंशन होती क्या है, थोड़ा सा आप लोगों को इसके हैंडसेट दे दूँ। अगर आप लोगों ने काइट फ्लाई की है, पतंग वगैरह उड़ाई है, तो आपने एक फोर्स, एक जो है वो एक पुल महसूस किया होगा अपनी फिंगर पे जिस हाथ से आपने जो है वो धागा थ्रेड को पकड़ा हुआ होता है, डोरी को, उसमें आपने एक पुल महसूस किया होगा कि खिंचाव होता है। तो ये खिंचाव जो है वो बेसिकली एक फोर्स है। अच्छा, ये फोर्स किस चीज़ में है? ये एक स्ट्रिंग में है, एक धागे में था, एक डोरी में था। अच्छा, तो टेंशन बेसिकली क्या है? टेंशन, ये जो आपने हाथ में महसूस किया था आपने, ये टेंशन थी। टेंशन इज़ बेसिकली अ फोर्स, इट इज़ अ पुलिंग फोर्स। ये भी याद रखिएगा कि टेंशन एक पुलिंग फोर्स होती है जो खिंचाव पैदा करती है, खींचती है। इट इज़ अ पुलिंग फोर्स contained in a string, in a spring, or in ropes, in chains में, strings में, और chains में जो भी चीज़ सस्पेंड करने के लिए किसी चीज़ को जो है इस्तेमाल की जाती है, इनमें जो है वो टेंशन होती है, जो कि एक फोर्स होता है, एक पुलिंग फोर्स होता है। फॉर एग्जांपल, आप जो है वो एक बॉल को जो है एक डोरी से बांधें और अपने हाथ से ऐसे लटका लें, तो क्या होगा कि बॉल जो है, बॉल का जो वेट है वो उस रोप को जिससे आपने उसको बांधा हुआ है, वो जो वेट है बॉल का वो उसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, और उस बॉल को सस्पेंडेड रखने के लिए एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा होगा जो कि डोरी के अंदर होगा, जिसको आप अपने हाथ पे भी महसूस करेंगे। तो ये जो महसूस होने वाला फोर्स है, ये है टेंशन। ठीक है, ये है वो पुलिंग फोर्स कंटेन्ड इन अ स्ट्रिंग, इन अ रोप और इन चेन्स। ठीक है, तो इसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पुलिस वगैरह में। अगर आपने कुएं से पानी निकालते हुए लोगों को देखा, अब तो हैंड पंप्स वगैरह और ट्यूबवेल्स वगैरह आ गए, लेकिन अगर पुराना आपने तरीका देखा हो तो वो एक पहिए के अंदर डोरी लगी होती थी, और डोरी के एंड पे, एक एंड पे जो है वो बाल्टी बंधी होती थी, और एक एंड से आदमी जो है उसको ढीला छोड़ता था तो रस्सी नीचे चली जाती थी, और फिर उसी से उसको खींच लेता था। तो जब वो बाल्टी जो है वो उसमें पानी भर जाता था तो एक खिंचाव महसूस होता है डोरी के ऊपर, तो वो खिंचाव जो है वो टेंशन है बेसिकली। ठीक है, तो अब यहाँ पे ज़रा इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी थ्रू अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन व्हेन अ बॉडी ऑफ वेट W इज केप्ट सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग. The weight of the body pulls the string downwards while the string pulls the body upwards with an equal force. This force is called tension in the string, capital T. ठीक है, तो जब अब यहाँ पे पिक्चर में अभी आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने ऊपर जो है वो अटैच किया हुआ एक स्ट्रिंग, और फिर उस स्ट्रिंग से जो है इन्होंने एक वेट अटैच किया हुआ है। तो जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और बॉडी को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, और एक फोर्स ऐसा है जो उसको सस्पेंडेड रखे हुए है और वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेट, वो है टेंशन। ठीक है, अच्छा, अब
ये भी एक यहाँ पे जब हम आगे इसके केसेस पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि हम यहाँ पे न्यूटन के कौन से लॉ को जो है वो फॉलो कर रहे हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे ये 3 जो है ना उन्होंने नोट्स दिए हैं, इसको भी इधर कंसिडर कर लेते हैं कि इफ़ द बॉडी इज़ एट रेस्ट, ठीक है, अगर बॉडी सस्पेंडेड है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, दैट मीन्स दैट T इज इक्वल्स टू W, यानी कि टेंशन और वेट बराबर है। अगर किसी बॉडी के अंदर जो है वो एक्सेलरेशन नहीं है और वो रेस्ट पे है, सस्पेंडेड है, तो वो बॉडी जो है उस बॉडी की जो वेट और टेंशन है वो बराबर है, यानी कि टेंशन इन द स्ट्रिंग भी बराबर है और वेट भी बराबर, इसीलिए वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है। लेकिन अगर बॉडी जो है वो एक्सेलरेट करती है अपवर्ड्स, यानी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर जाती है, तो इसका मतलब ये है कि अब टेंशन जो है वो बड़ी हो गई है वेट से। टेंशन इज ग्रेटर देन वेट नाउ, which is why the object is accelerating upwards, ठीक है, in the direction of the of tension, ठीक है। और अगर बॉडी जो है वो डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट करे, ठीक है, डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट करे in the opposite direction of tension, तो अब क्या होगा, that it means that weight is now greater than tension। अब जो वेट का फोर्स है, जो वेट फोर्स है वो ज़्यादा हो गया है टेंशन से, इसी वजह से बॉडी डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ द बिगर फोर्स। अंडरस्टूड? तो बेसिकली ये टेंशन की जो है वो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में हम इसके 2 केसेस को डिस्कस करेंगे और उसमें जो है वो एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड एक्सप्रेशन फॉर टेंशन भी डिराइव करेंगे। इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।